आज पहले तो बात होगी एक संकर संगठन की। एक संकर संगठन क्या होता है? नंबर 2 पर द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण क्या होता है? नंबर 3 पर त्रिसंकर संकरण। नंबर 4 पर बहु संकर संकरण। नंबर 5 पर होगा संकर। नंबर 6 पर संकर ओज। संकर ओज। नंबर 7 पर जीव। नंबर 8 पर जीव का नामकरण। नंबर 9 पर मेंढक की सफलता के कारण। सफलता के कारण क्यों सफल हुआ मेंढक। नंबर 10 पर युग्म विकल्पी। विकल्पी या एलिल बोलते हैं जिसको, बहुत बार आता है परीक्षा में, युग्म विकल्प या एलिल बोलते हैं। नंबर आगे होगा समयुग्मजी। नंबर आगे होगा विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी। इसके बाद में होगा प्रभावी लक्षण। और इसके बाद में आगे होगा अप्रभावी लक्षण। इनकी बात है, ये आनुवांशिक की शब्दावली है। वो भी है ये, लेकिन आज इतनी ही बात है आनुवांशिक की शब्दावली। पहले बात करेंगे अपन एक संकर संकरण की। नंबर 2 पर होगा द्विसंकर संकरण क्या होता है। त्रिसंकर संकरण क्या होता है। बहुसंकर संकरण क्या होता है। संकर क्या होता है। संकर ओज क्या है। जीन क्या है। जीन का नामकरण किसने दिया था। मेंडल की सफलता के कारण। क्यों सफल हुआ मेंडल। युग्म विकल्प या एलिल से क्या तात्पर्य है। समयुग्मजी क्या होता है। विषमयुग्मजी से क्या तात्पर्य है। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन एक संकर संकरण की। एक संकर संकरण से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ निकलता है आनुवांशिक शब्दावली इसका। इसके लिए अपन बात करेंगे कि एक जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए क्या क्या क्रॉस एक संकर संकरण कहलाता है। एक जोड़ी युग्म विकल्पी, एक जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए क्या क्या क्रॉस एक संकर संकरण कहलाता है। मेंडल ने ये प्रयोग किया, इसका उदाहरण लगाएंगे अपन। एक जोड़ी बड़े टी का मतलब होता है लंबापन, लंबापन, और छोटा टी का मतलब होता है बोनापन, बोनापन। तो इस तरह से अगर एक जोड़ी, एक लंबा पौधा ले लिया, एक बोना पौधा ले लिया, इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस करवाया जाता है तो इसको बोलते हैं। इसके बाद भी जो संतति मिलती है, एक लंबा पौधा ले लिया, एक बोना पौधा ले लिया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाकर जो नई संतति प्राप्त होगी यहाँ पर, उस संतति को बोलते एक संकर संकरण। एक के बीच एक लंबा पौधा लिया, एक बोना पौधा लिया, दोनों के बीच क्रॉस करवा करके जो नई संतति प्राप्त की है, जो प्रक्रिया होती है वो होती है एक संकर संकरण। तो सीधा सा दोस्त इन सभी क्रिया से कितनी यहाँ तक
यहाँ पर लिखेंगे अपन एक जोड़ी युग्म विकल्पी, एक जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस एक संकर संकरण कहलाता है। नंबर 2 होगा आपका आपका द्विसंकर। तो यहाँ पे लिखिए अपन दो जोड़ी, बस ये सब बोलना है, दो जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस क्या कहलाएगा? द्विसंकर संकरण कहलाएगा। यहाँ पर नाम एक संकर संकरण है, एक जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस एक संकर संकरण कहलाता है। यहाँ पर द्विसंकर संकरण है तो दो जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस द्विसंकर संकरण कहलाता है। इस तरह से दो लंबे पौधे ले लिए मंडली और दो बोलने पौधे ले लिए, इसमें जो क्रॉस आया इसके बाद में यहाँ पर जो संतति मिली, ये जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं द्विसंकर संकरण। दो लंबा ले लिया, एक और एक ले लिया, दो और दो ले लिया, तो दो जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस द्विसंकर संकरण कहलाता है। त्रिसंकर संकरण तीन जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए क्या गया? यहाँ पर तीन जोड़ दो, तीन जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए क्या गया क्रॉस त्रिसंकर संकरण कहलाता है। तीन जोड़ी की तीन लंबे पौधे ले लिए इस तरह से और तीन छोटे पौधे ले लिए इस तरह से, इनमें जो संकरण कराया, ये जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का नाम होता है त्रिसंकर संकरण। तीन लंबा ले लिया, तीन बोला ले लिया, इसमें संकरण कराया, इसको बोलते हैं त्रिसंकर संकरण। तीन जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए क्या गया क्रॉस त्रिसंकरण संकरण कहलाता है। आगे बात आती है बहुसंकर संकरण। बहु का मतलब एक से ज्यादा, कई जोड़ी युग्म विकल्पी में किया गया क्रॉस कई जोड़ी युग्म विकल्पी में किया गया क्रॉस बहुसंकर संकरण कहलाता है। तो ये तो चार परिभाषा एक जैसी, एक संकर संकरण, एक जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस एक संकर संकरण कहलाता है। दो जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस द्विसंकर संकरण कहलाता है। तीन जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस त्रिसंकर संकरण कहलाता है। कई जोड़ियों के मध्य किया गया क्रॉस, कई जोड़ी युग्म विकल्पी के मध्य किया गया क्रॉस त्रिसंकर संकरण कहलाता है। ऐसी परिभाषा सबकी या कि समझा नहीं है, एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी और कई जोड़ी। इसके बाद एक बात आती है संकर की। संकर का क्या मतलब होता है? संकर का मतलब होता है संकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप। संकरण क्या, जैसे ये लंबा पौधा लिया और ये पौधा लिया, दोनों में क्रॉस के बीच में यहाँ पर जो पौधा मिलेगा आपका इस प्रकार का, आगे बात होगी मतलब यहाँ पर जो ये जो संतति मिली, लंबा पौधा तो इसमें लंबा का बन गया, बोले का बन गया, तो संकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप यानी संकरण की प्रक्रिया करने के बाद जो संतति प्राप्त होती है उसको बोलते हैं संकर। संकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न संतति को संकर कहा जाता है। एक लंबा पौधा लिया, एक बोलना पौधा लिया, दोनों में क्रॉस करके बीज प्राप्त किए, इन बीजों को जमीन में डाला तो ये पौधा प्राप्त हो, उसमें लंबा पौधा गुण भी है और बोले भी दोनों के गुण इसमें आ गए, दोनों के गुण इसमें आ गए। ये जो संतति विधि है उस संतति का नाम होता है संकर। संकर प्रक्रिया के फलस्वरूप, संकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न संतति को संकर कहते हैं। ठीक है, संकरण की प्रक्रिया तो वही, संकरण की प्रक्रिया के बाद जो नई संतति प्राप्त होती है उस संतति का नाम होता है संकर संतति बोल दो या संकर बोल दो।
ठीक है। तो संकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न संतति को संकर कहते हैं। इसके बाद बात आ गया है कि आपकी संकर ओज। यहाँ पर लंबा पौधा लिया, बोना पौधा लिया, दोनों भी संकरण की प्रक्रिया। संकरण के बाद ये पौधा मिला, इसमें टी और टी दोनों थे। बड़े टी का मतलब लंबे का गुण है और छोटे टी का मतलब बोलने वाला गुण है। तो लंबा का गुण क्या है, सिर्फ बोलने का गुण भी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, संकर के दोनों के गुण एक में आ गए। अब इसके जो फल लगेंगे इस पौधे के, इस पौधे के जो फल लगेंगे, बीज बनेंगे, उन बीजों को जब जमीन में डालेंगे तो उन भी दोनों के होना चाहिए, एक जगह हो जाएंगे दोनों के गुण। ये तो अलग अलग बनाने पड़ेगा, लंबा और बोलने दोनों के गुण इसमें आ जाएंगे। तो संकर के जो उत्तम गुण होते हैं, संकर के उत्तम गुणों को, संकर के उत्तम गुण को संकर ओज कहते हैं। संकर के जो उत्तम गुण होते हैं, यहाँ पर वह आप एक का बीज लिया, इनको जमीन में डालेंगे, पर जमीन में डालने के बाद अगर सारे के सारे लंबे लंबे पौधे प्राप्त होंगे तो हम बोलेंगे लंबे पौधे का गुण आ गया। सारे पौधे अगर छोटे छोटे तो बोलेंगे छोटे गुण आ गए। तो गुण तो है नहीं, चाहे वो लंबे के गुण है, चाहे वो छोटे गुण है, चाहे दोनों के गुण है। तो संकर के जो उत्तम गुण होते हैं, उन गुणों को बोलते हैं क्या, संकर ओज। तो संकर के उत्तम गुणों को संकर ओज कहा जाता है। ये परिभाषा हो जाएगी, संकर के उत्तम गुणों को संकर ओज कहा जाता है। इसके बाद बात आती है आपके जीन की। जीन क्या होता है, या तो जीन मेंडल केस में भी, मेंडल इसका नाम जीन ने लिखा था कि जो भी पौधे थे, लंबा पौधा था, बोना पौधा, उसमें गुण दिखाई दिए तो मेंडल बोले कि लंबा है या बोना है। तो मेंडल ने उसका नाम कारक रखा था, कारक रखा था कि एक कारक होता है जो गुणों को नियंत्रित करता है। तो वह कारक जो किसी भी जीव में से गुणों को नियंत्रित करता है उसको जीन कहा जाता है। तो मेंडल ने उसका नाम कारक रखा था क्योंकि उसमें जीन की खोज नहीं हुई थी। तो मेंडल का नाम कारक थे, लंबे पौधा होना था, मेंडल ने इसे लंबे पौधा का कारक बनवा दिया। बोलना पौधा हुआ तो इसमें बोलने की बोलने का कारक बनवा दिया। लेकिन इसके बाद जब जीन की परिभाषा आ गई, तो परिभाषा क्या होती है जीन की, जो डीएनए होता है, डीएनए डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीएनए के डबल हेलिक्स, डीएनए के डबल हेलिक्स पर पाए जाने वाले प्यूरिन एवं पिरामिडिन, पिरामिडिन सारकों के रेखीय क्रम को जीन कहते हैं। ये परिभाषा होती है जीन कि डीएनए के डबल हेलिक्स पर पाए जाने वाले प्यूरिन, ये प्यूरिन एवं पिरिमिडिन, प्यूरिन एवं पिरामिडिन सारकों के रेखीय क्रम को जीन कहते हैं। ये परिभाषा जीन की होती है। तो जीन कोई भी परिभाषा लगाता है कि वह एक कारक होता है जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। वह कारक जो एक जीन एक लक्षण को प्रकट करने में मदद करता है, जीन कहलाता है। लेकिन ये जो परिभाषा होती है, डीएनए के डबल हेलिक्स पर पाए जाने वाले प्यूरिन एवं पिरामिडिन सारकों के रेखीय क्रम को जीन कहते हैं। डीएनए का साइड लाइन में आया हुआ इस तरह की एक सीधी होती है डीएनए की, डीएनए की संरचना तो इस तरह की सर्कल आकार सीधी होती है डीएनए की, और इसमें 4 सार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये 4 सार होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है गुआनिन, एक होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमिन। ये 4 सार होते हैं, चारों एक क्रम में रहते हैं। इस तरह से ए है वो जी से जुड़ा रहता है, सी है वो टी से जुड़ा रहता है, दूसरा क्रम इसका बदलता है जी ए से और टी सी से। इस तरह से एक निश्चित क्रम होता है और सारकों का जो क्रम होता है इसी क्रम को बोलते हैं क्या, डीएनए बोलते हैं। यहाँ पर पाया जाता है डीएनए पर।
तो डीएनए के डबल हेलिक्स पर पाए जाने वाले प्यूरिन एक पिरामिडिक शाखाओं के रेखीकरण को जीन कहते हैं। ये परिभाषा थी, ये मेंडल के लिए की परिभाषा नहीं है। मेंडल को पता नहीं था कि ये जीन है क्या, उन्होंने इसका नाम सिर्फ कारक रखा। जीन का परिभाषा लगाने के जीन का जो नामकरण देने वाला वैज्ञानिक था वो था जोहानसन। तो जीन का नामकरण किसने दिया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने उन कारकों का नाम क्या रख दिया? जीन रख दिया। मेंडल इसको कारक बोला था, लेकिन जॉनसन ने इसका नाम क्या रख दिया? कारक रख दिया इसका नाम। ये कारक नहीं, इसका नाम जीन रख दिया। ये कारक नहीं, इसका नाम जीन होता है। तो जीन का नामकरण जॉनसन ने किया था, या जीन के नामकरण किसने रखा था? जॉनसन ने रखा था। ठीक है। इसके बाद भी बात आती है कि आपकी जॉनसन ने इसका नामकरण कर दिया। नामकरण के बाद प्रश्न आता आपका कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, क्यों सफल हुआ मेंडल, कौन कौन से कारण थे जिनके कारण मेंडल सफल हुआ। पहला कारण तो यह था कि मेंडल ने एक समय में सिर्फ एक ही कारक पर प्रयोग किया था। एक समय में एक ही कारक पर काम किया था, एक समय में बहुत सारे कारकों पर काम नहीं किया। एक बार लंबेपन का कारक ले लिया, तो उस लंबेपन को प्रयोग किया कि कहां तक ये लंबेपन का पूर्ण प्रभाव रहता है, कितनी पीढ़ी तक चलता है। जब इसका रिजल्ट मिल गया तो ये फिर बोधेपन पर कर दिया कि बोधेपन का पौधा बोया, बोधे के बीज लिए, उनको फिर जमीन में डाला कि किस पीढ़ी में ये बोधेपन का पूर्ण प्रभावी कहां तक बोधे से बोधे प्राप्त और क्या कहां पर जाने से बोधे से बोधे के बीज से जो पौधा लगेगा वो पौधा लंबा हो जाएगा। तो एक बार भी सिर्फ एक ही कारक पर प्रयोग किया था। ये उसकी सफलता का मुख्य महत्वपूर्ण ये था कि मेंडल ने एक समय में एक ही कारक पर अध्ययन किया था। नंबर दूसरा क्या था? दूसरा था कि मेंडल ने संकरण की प्रक्रिया को लंबा बोना दोनों को मिला करके उसे पौधा प्राप्त किया। उस पौधे के बीज लिए, बीजों को फिर जमीन में डाला, उनके जो भी पौधा प्राप्त हो गया फिर बीज लिए, उन बीजों को फिर डाला। इस तरह से जो प्रयोग करता था उन प्रयोगों का विश्लेषण एक क्रमबद्ध विधि से वो लिखता था, रिकॉर्ड रखता था इनका कि एक बार ये पौधा ले लिया, लंबा ले लिया, बोना ले लिया, तो रिकॉर्ड लिख दिया कि लंबा पौधा लिया, बोना पौधा लिया। इनसे जो पौधा मिला से ये पौधा मिला लंबा और बोना, तो लिख दिया कि इन दोनों में संकरण से दोनों प्रकार के गुण वाला पौधा प्राप्त होता है। इनको फिर जमीन में डालेंगे, इनसे फिर पौधा लिया तो इनसे जो बीज मिले इनको फिर रिकॉर्ड मिले कितनी परसेंट लंबे पौधे मिले, कितनी पौधे मिले, फिर जो लंबा था इनको फिर जमीन में डाला। तो इस तरह से जो भी प्रयोग करता था उन प्रयोगों का रिकॉर्ड वो एक क्रम में लिखा जाता था, ताकि उसको पता लग जाता कि किस पीढ़ी में कौन सा पौधा लिया था, इस पौधे से किस तरह के बीज मिले थे, उन बीजों को फिर जमीन में डालने के बाद में कौन सा पौधा मिला, कितनी प्रतिशत लंबे पौधे मिले, कितनी प्रतिशत बोने पौधे मिले, कितनी मिक्स के मिले, कितनी में कौन सा गुण प्रभावी था, कौन सी लंबे पौधे का गुण प्रभावी है, कौन सी बोने पौधे का गुण प्रभावी है। जो भी प्रयोग करता था सारे प्रयोगों का वो रिपोर्ट या विश्लेषण लिखता जाता था। ये दो बात मेरी सफलता का मुख्य कारण था। तीसरा जो कारण था सफलता का, उन्होंने प्रयोग के लिए जिस भी पौधे का चयन किया था उसको बड़ी सावधानी के साथ चयन करता था। जिस तरह से उन्होंने सबसे पहले चयन किया मटर के पौधे का चयन किया, तो उन्हें देख लिया कि मटर के पौधे क्या क्या है, तो जिस भी पौधे का वो चयन करता था प्रयोग के लिए उस पौधे का चयन वो सावधानी के साथ करता था। तो ये तीन मुख्य कारण थे मेंडल की सफलता के। पहला कारण था कि मेंडल को एक बार भी एक ही कारक या एक ही गुण पर अध्ययन करता था। नंबर दूसरा उसकी सफलता का मुख्य कारण था कि मेंडल जो भी प्रयोग करता था उसका विश्लेषण या रिपोर्ट लिखित में रखता था। तीसरा जो था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पौधे का चयन बड़ी सावधानी के साथ करता था। ये तीन मुख्य कारण थे मेंडल की सफलता की। अगली जो बात आती है कि युग्म विकल्पिया एलिल की आती है। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपरीत स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहा जाता है। लक्षण को प्रकट करने वाले कार्य
नियंत्रित करने के लिए जो विक्रियाशील लक्षण होते हैं उनको बोला जाता है युग्म विकल्पी। ये युग्म विकल्पी है, ये गुण। इसमें जो लंबापन है, बड़ा के लंबापन को लंबे गुण को नियंत्रित करता है, उसमें जो बोनापन है वो बोलने गुण को नियंत्रित करता है। अगर इस तरह का लंबा होना तो लंबे वाला लंबे को नियंत्रित करेगा और बोलने वाला बोलने को नियंत्रित करेगा। तो इस तरह का जो होता है किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जीव के दो विक्रियाशील स्वरूपों को क्या बोला जाता है? युग्म विकल्पी या एलील कहा जाता है। ये परिभाषा आ गई, तो अब ये दोनों परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। ये समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, यानी गुणों को नियंत्रित करने वाले विक्रियाशील स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहा जाता है। तो अब ये सम है, सम और ये विषम, यानी गुणों को नियंत्रित करने वाले कारक अगर समान है तो सम, और अगर भिन्न है तो कौन सा हो जाएगा? विषम युग्म हो जाएगा। तो क्या बता दिया हमने कि जीव में लक्षण प्रकट करने वाले कारक यदि समान हैं तो समयुग्मजी, जीव में लक्षण प्रकट करने वाले कारक यदि समान हैं तो समयुग्मजी। कौन सा? अगर इस तरह का है, ये लंबा दोनों लंबे में क्रॉस कराया, तो अगर इस तरह के होते जीव में लक्षण प्रकट करने वाले कारक यदि समान होते हैं तो उसको बोलते हैं समयुग्मजी। और जीव में लक्षण प्रकट करने वाले कारक यदि भिन्न होते हैं, नंबर बोलो अलग अलग कोई, तो जीव में लक्षण प्रकट करने वाले कारक यदि अलग अलग होते हैं उसको बोलते हैं विषमयुग्मजी। तो जीव में लक्षण प्रकट करने वाले कारक यदि समान होते हैं तो समयुग्मजी, और जीव में लक्षण प्रकट करने वाले कारक यदि भिन्न होते हैं तो कौन से होते हैं? विषमयुग्मजी। नाउ से परिभाषा आएगी, समान तो समयुग्मजी और असमान तो विषमयुग्मजी। इसके बाद में आगे बात आती है आपकी प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। एक होता है प्रभावी लक्षण, एक होता है अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण परतंपीडी जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको तो बोलते हैं क्या? प्रभावी। अगर परतंपीडी ये लंबा पौधा और ये बोना पौधा, ये लंबा पौधा ये बोना पौधा, दोनों में मेंटली क्रॉस करवाया, क्रॉस करवा करके जो संतति मिली वो पहली पीढ़ी में इस तरह की मिली थी, इसको बोलते हैं परतंपीडी। F1 परतंपीडी, लंबा पौधा लिया और बोना पौधा लिया, दोनों बया दोनों का बीज मिक्स किया, मिक्स कर खेबा जमीन का मान डाला तो उसको पौधो मिलियो, वो तीन और पौधो मिलियो। एक कमाई की वैसी बड़ा की छोटा की है, तो लंबो गुण भी है, लंबा पौधा क्योंकि लंबो तो लंबे पौधे का गुण भी है, बोना पौधा बोने पौधे का गुण भी है, दोनों गुण, लेकिन इसमें अपन को सिर्फ लंबेपन का गुण दिखाई देगा, बोनेपन वाला दिखाई देगा, क्योंकि जो प्रभावी होगा वही दिखाई देगा। परतंपीडी में लंबेपन का गुण प्रभावी होता है, इसलिए पौधे सारे पौधे अपन को लंबे दिखाई देंगे, बोनेपन का गुण इसमें देखो पौधे दिखाई नहीं देगा। तो परतंपीडी में जो लक्षण दिखाई देते हैं, परतंपीडी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको प्रभावी लक्षण कहते हैं। सीधी परिभाषा यही है, परतंपीडी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको प्रभावी लक्षण कहा जाता है। क्रॉस स्क्वायर लंबोलिया बोनालिया दोनों में क्रॉस स्क्वायर, क्रॉस स्क्वायर के बाद में ये पौधा मिला, इसमें लंबेपन का गुण प्रभावी होता है, बोनेपन का गुण प्रभावी नहीं होता, सिर्फ उनको लंबेपन का गुण दिखाई देगा, बोनेपन का गुण दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा निकाली थी कि परतंपीडी में जो गुण दिखाई देता है, परतंपीडी में जो लक्षण दिखाई देता है उनको प्रभावी लक्षण कहा जाता है, जो लक्षण दिखाई नहीं देगा उनको अप्रभावी लक्षण बोलेंगे। तो दोनों की परिभाषा साथ आ जाएगी। परतंपीडी में जो लक्षण दिखाई देता है या परतंपीडी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे परतंपीडी में लंबेपन का गुण क्या है? प्रभावी है। ठीक है, आगे परतंपीडी में जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, परतंपीडी में जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उनको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे परतंपीडी में बोलने का गुण क्या है? अप्रभावी गुण है। ठीक है, तो ये दो यूनिट्स आ जाएगी। परतंपीडी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको प्रभावी लक्षण कहते हैं। उदाहरण देंगे, जैसे परतंपीडी में
लंबे गुण का गुण प्रभावी है, और प्रत्यपीडी जो गुण दिखाई नहीं देते उनको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे प्रत्यपीडी बोलने पर का गुण क्या है, अप्रभावी है। ठीक है, तो ये आपके 14 आनुवांशिक शब्दावली है। एक जोड़ी गुण के लिए क्या क्रॉस एक संकर्षण कहलाता है, दो जोड़ी गुण की विकृति के लिए क्या क्रॉस द्विसंकर्षण कहलाता है, तीन जोड़ी गुण विकृति के लिए क्या क्रॉस त्रिसंकर्षण कहलाता है, कई जोड़ियों के मध्य क्या क्रॉस बहुसंकर्षण कहलाता है। संकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न संतति को संकर कहते हैं। संकर के उत्तम गुण को संकर कोश कहा जाता है। डीएनए के डबल हेलिक्स में पाए जाने वाले पीढ़ियों में पिरामिड साल में चक्र को जीन कहा जाता है। जीन का नाम जॉनसन दिया था। मेंडल ने एक्स में भी एक ही गुण पर या एक ही कार्य पर अध्ययन किया था। मेंडल जो भी अध्ययन करता था उनका विश्लेषण लिखता था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पौधे का चयन बड़ी सावधानी से किया था। ठीक है, किसी कारक में लक्षण को प्रकट करने वाले जीन के जो विक्रिया से लक्षण होते हैं उसको युग्मविकल्प भी बोलते हैं। लक्षण प्रकट करने वाले कारक अगर समान होते हैं तो समयुजी बोलते हैं। लक्षण प्रकट करने वाले कारक अगर अलग अलग होते हैं तो विषमयुजी बोलते हैं। प्रत्यपीडी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे प्रत्यपीडी लंबे गुण का गुण प्रभावी है, और प्रत्यपीडी में जो लक्षण दिखाई नहीं देते उनको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे प्रत्यपीडी बोलने का गुण अप्रभावी है।